चलिए, हम लोग लिक्विडेशन चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डिस्कस कर लिया। अब तीन छोटे छोटे टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ऐसा नहीं है एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से कुछ कम इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक जो आज डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ वो है लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। अब ये लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज क्या होता है? देखो, जब भी एक कंपनी वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के प्रोसेस में जाती है, उनके शेयर होल्डर्स या जो भी मेंबर्स होते हैं उनको कंट्रीब्यूटरीज बुलाया जाता है। कंट्रीब्यूटरीज उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर कंपनी के पास एसेट से आया हुआ पैसा इनसफिशिएंट हो जाए, एसेट से जो हमने रियलाइज किया है पैसा वो लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए इनसफिशिएंट हो जाए, तो ये मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी को, ताकि कंपनी वो लाइबिलिटीज वगैरह पे ऑफ कर सके। आप भी जानते हो कंपनी में नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, नॉर्मली मतलब हमेशा ही लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, अनलिमिटेड कंपनीज भी होती है, बट आप जानते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट ही चलता है। शेयर होल्डर शेयर का पैसा तभी देगा जब शेयर्स पार्टली पेड है, एंड उतना ही देगा जितना शेयर्स में अनपेड अमाउंट है। एक बार शेयर फुल्ली पेड हो गया उसके बाद वो पैसा कभी नहीं देगा। तो शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूटरीज व्हेन द कंपनी एंटर्स इनटू वाइंडिंग अप, एंड दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट इफ द एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनका कितना होगा? जितना अमाउंट अनपेड है उनके शेयर्स पे। वंस द शेयर्स बिकम फुल्ली पेड अप, उसके बाद वो लोग 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब जब भी कंपनी के पास पैसा इनसफिशिएंट पड़ेगा, कंपनी अपने कंट्रीब्यूटरीज यानी शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी। शेयर होल्डर ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप जो होते हैं, जो उस समय शेयर होल्डर कंपनी के रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज। लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज, इनका दूसरा नाम है प्रेजेंट मेंबर्स। यानी जब कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस समय कौन कौन कंपनी के मेंबर्स है। कंपनी पहले प्रेजेंट मेंबर्स के पास जाती है, उनको बोलती है आप पैसा दीजिए, आपका शेयर पे अभी अनपेड अमाउंट है और हम लोगों को लाइबिलिटीज को पैसा चुकाना है, तो वी नीड मनी, प्लीज कंट्रीब्यूट फॉर दिस। अगर ये पैसा दे दे कोई झंझट नहीं है, कंपनी पैसा ले ली, शेयर फुल्ली पेड हो गया, बात खत्म, ये पैसा क्रेडिटर्स को दिया, झंझट ओवर। बट अगर ये प्रेजेंट मेंबर्स पैसा देने से मना कर दे, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है अंडर द कंपनीज एक्ट। क्या ऑप्शन है? कंपनी इनके पास्ट मेंबर्स के पास, इनके ट्रांसफरर्स के पास, जिन्होंने इनको शेयर ट्रांसफर किया था, उनके पास जाके ये अनपेड अमाउंट का पैसा कलेक्ट कर सकती है। मतलब सर, कंपनी के हाथ कानून की तरह है, लंबे हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट मेंबर के पास नहीं, प्रेजेंट मेंबर मना कर दे तो वो पास्ट मेंबर के पास भी जाके इसका पैसा मांग सकता है। अगर वो शेयर्स क्या है? अनपेड है, शेयर्स पर कुछ भी पैसा अभी भी अनपेड है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि कंपनी पास्ट मेंबर के पास जाके वो पैसा रिकवर कर ले। पास्ट मेंबर कौन हो गए? जिन्होंने अपना शेयर्स इन प्रेजेंट मेंबर को ट्रांसफर किया था, और इन्हीं लोगों को हम लोग पता है क्या बोलेंगे? लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। तो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज का खेला तभी आएगा जब लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज या प्रेजेंट मेंबर पैसा देने से मना कर दे, और फिर कंपनी जाएगा इन लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज के पास और बोलेगा देखिए आपने कैसे लोगों को शेयर ट्रांसफर किया है, वो लोग ये शेयर का अनपेड अमाउंट दे ही नहीं रहे हैं, उनका प्राइमरी लाइबिलिटी था, हमने मांगा उन्होंने नहीं दिया, आपकी भी एक लाइबिलिटी है जो सेकेंडरी नेचर की है, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया आपको पे करना पड़ेगा, और आप हमें कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि हम पेमेंट कर सके हमारे क्रेडिटर्स को। ऐसे पास्ट मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। तो मेरा पहला पॉइंट, जो शेयर होल्डर ट्रांसफर्ड देयर पार्टली पेड शेयर्स विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप टू द प्रेजेंट मेंबर्स। ध्यान से, प्रेजेंट मेंबर्स के जो ट्रांसफर हुआ है वो लास्ट 1 साल के अंदर होगा, उतनी एक्सटेंट तक जो ट्रांसफरर है वो पास्ट मेंबर्स माने जाएंगे। मेरा मतलब ये है, मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हुआ 1/4/2019, ठीक है, इस दिन कंपनी के 10 मेंबर्स है जो पैसा नहीं दे रहे, प्रेजेंट मेंबर्स। अब इनके पास्ट मेंबर्स के पास हम लोग जाएंगे, पास्ट मेंबर के पास आप उन्हीं मेंबर्स के पास जा सकते हो जिन्होंने लास्ट 1 साल के अंदर ट्रांसफर किया है शेयर्स। अगर किसी आदमी ने शेयर 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले ट्रांसफर कर दिया था, आप उनके पास जाके पैसा नहीं मांग सकते हो। तो लिस्ट बी मतलब पास्ट मेंबर्स जिन्होंने शेयर लिस्ट ए को ट्रांसफर किया था विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर उससे पहले ट्रांसफर किया था तो उनकी अब कोई लायबिलिटी नहीं है। मेरा बात क्लियर है? डन सर। सर
क्या ये पास्ट मेंबर पे जाती नहीं हो रहा सर, उसने तो गुड फेथ पे शेयर ट्रांसफर कर दिया था सर, उससे पैसा मांगा क्यों जा रहा है? उससे सेकेंडरी नेचर का लाइबिलिटी पे पैसा मांगा जा रहा है, बिकॉज जिसको इसने ट्रांसफर किया उसने पैसा नहीं चुकाया, तो इसने प्रूडेंस नहीं लिया शेयर ट्रांसफर करते समय, और कंपनी बोल रही है सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने उनसे मांगा बट आपने ऐसे लोगों को ट्रांसफर किया है कि वो लोग पैसा दे ही नहीं रहा है। तो ये क्रेडिटर अब खड़ा होके बोलेगा कि देखो मैं तो लास्ट 6 महीने पहले ही कंपनी को छोड़ चुका हूं, शेयर ट्रांसफर कर चुका हूं, तो देखो मैं जब पैसा दूंगा ना, मैं अभी मेरे छोड़ने के बाद जो हुआ उसके ऊपर बात मत करना मेरे से, मैं जिस दिन कंपनी को छोड़ के गया उस दिन का अगर कोई क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, उस दिन तक का अगर कोई क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, मैं उसमें पार्ट लेने के लिए तैयार हूं। बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि मेरे छोड़ने के बाद वाले क्रेडिटर्स का भी पैसे के लिए मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं हूं। तो पास्ट मेंबर कंट्रीब्यूटरी जब भी कंट्रीब्यूट करेगा ना, ये उन्हीं क्रेडिटर्स के लिए करेगा जो एग्जिस्ट करते थे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय देम। अगर उनके बाद कोई आया है, मैंने मान लो कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया 30 सितंबर 2018 को ट्रांसफर करके मैं चला गया, उसके बाद जो लाइबिलिटी अराइज हुई है उस पर मेरा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं उसके लिए 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं हूं। ठीक है, मान लिए सर आप कंट्रीब्यूट कीजिए, उतना के लिए कीजिए जितना दिन तक के लिए आप शेयर होल्डर थे। फिर वो बोलता है दूसरा बात, मान लो मेरा लाइबिलिटी का अमाउंट आ रहा है 1000 रुपया, लाइबिलिटी का जो मेरे पोर्शन का कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है 1000 रुपया। ठीक है, मेरे शेयर्स पे आउटस्टैंडिंग है 200 शेयर मेरे पास है, मेरे शेयर्स पे आउटस्टैंडिंग है 200 इंटू 4 रुपया करके 800 रुपया। 800 रुपया मेरे शेयर का अनपेड अमाउंट है, और लाइबिलिटी मेरे हिस्से का जो आ रहा है वो 1000 रुपया आ रहा है। मैं 800 रुपया से एक भी ज्यादा रुपया नहीं दूंगा। कंपनी बोलेगी ये आपको बताने का जरूरत नहीं है, ये हम भी जानते हैं, एक बार आपका शेयर का अमाउंट फुल्ली पेड हो गया, हम उसके बाद आपसे कुछ भी रुपया नहीं ले सकते। तो सर आपका जो लाइबिलिटी होगा ना, आपका लाइबिलिटी देखो मैंने नीचे लिखा है, आपका जो लाइबिलिटी होगा वो ये होगा जो आपको अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स टिल द डेट ऑफ योर शेयर होल्डिंग, और जो आपका अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स है विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा आपको 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है। तो ऑलवेज ध्यान रखें, लिस्ट बी पिक्चर में तब आएगा जब लिस्ट ए मना कर दे। नंबर 2, लिस्ट बी उन्हीं क्रेडिटर या लाइबिलिटीज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा जो एग्जिस्ट करता था टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर। तीसरा, लिस्ट बी का जो लाइबिलिटी है दैट कैन नॉट एक्सीड, ध्यान दे, द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। एक बार अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स फुल्ली पेड हो गया, उसके बाद लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी कोई रुपया नहीं देगा। पहले बताओ इतना बात क्लियर है? डन। आगे पॉइंट नंबर 4, लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी मना करेगा तभी लिस्ट बी देगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अगर मान लो एक पर्टिकुलर डे पर, मान लो मेरे आज प्रेजेंट मेंबर्स है A B C D E, जिन्होंने मना कर दिया वो पैसा नहीं देंगे, तो हम इनके पास्ट मेंबर्स के पास गए, वो पास्ट मेंबर ने अलग अलग डेट पे शेयर ट्रांसफर किया होगा। एक पर्टिकुलर डेट पर जब आप क्रेडिटर्स के पैसे के लिए कंट्रीब्यूशन मंगा रहे हो, अगर उस दिन एक से ज्यादा लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज अवेलेबल है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ए ने शेयर ट्रांसफर किया 30 सितंबर को, बी ने शेयर ट्रांसफर किया 31 अक्टूबर को। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब 30 सितंबर के दिन की लाइबिलिटी के लिए आप कंट्रीब्यूशन मांगोगे, उस दिन सिर्फ ए मेंबर नहीं था, ए भी मेंबर था, बी भी मेंबर था, और दोनों लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज है, दोनों के जो पास्ट मेंबर्स है वो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज है। अगर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर डे पे एक से ज्यादा लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब आप क्रेडिटर्स के लिए पैसा कंट्रीब्यूशन मांगोगे ना, किसी एक से मत मांगना, सबसे प्रोपोर्शनेटली मांगना। जितना 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 शेयर्स उनके पास है, जिनका उनका शेयर होल्डिंग है, या जितना उनका पैसा अनपेड अमाउंट बाकी है, उसकी प्रोपोर्शन में आप उस लाइबिलिटी को डिवाइड कर देना। और किसी एक से आपको कंट्रीब्यूशन नहीं मांगोगे, सारे लोगों से मांगोगे। वो शेयर होल्डर बोलेगा सर हम उस दिन अकेले शेयर होल्डर थोड़ी थे, मेरे साथ देखिए ये भी लिस्ट भी है, ये भी लिस्ट भी है, ये भी लिस्ट भी है, तो सर आप मेरे से अकेले से कंट्रीब्यूशन क्यों मांग रहे हो? आप सबसे मांगो, जिसका जितना शेयर्स आउटस्टैंडिंग था, जिसका जितना अनपेड अमाउंट है, उसकी रेशियो में हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एज ऑन दैट डेट शैल बी पेड ऑफ बाय ऑल ऑफ देम इन प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम और द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, जो उनका अमाउंट अनपेड है उसके प्रोपोर्शन में। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि कंपनी कॉल सबसे एक साथ करती है तो सबका अनपेड अमाउंट इक्वल होता है, उस केस में हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की रेशियो में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
मैंने अभी तक कितना पॉइंट बोला? लिस्ट बी का ज्ञान तब आएगा जब लिस्ट ए पैसा देने से मना कर दे। लिस्ट बी कौन है? पास्ट मेंबर है जिन्होंने शेयर ट्रांसफर किया था लिस्ट ए को विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। दूसरा, ये उतने क्रेडिटर्स के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे जो एग्जिस्ट करते थे टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। इनका मैक्सिमम लायबिलिटी है अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अगर एक पर्टिकुलर डे पे एक से ज्यादा लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी एग्जिस्ट करता है तो सबसे मिलाकर लेना, किसी एक को मत फंसाना। लास्ट, अगर शेयर ट्रांसफर हुआ है विद इन 1 ईयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ और डेथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फिर वो जो शेयर होल्डर ने शेयर ट्रांसफर किया है वो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आज के दिन हमारा एक मेंबर है मिस्टर ए, प्रेजेंट मेंबर कंट्रीब्यूटरी। इसको शेयर्स मिला था 1 साल के अंदर इसके पापा से। इसके पापा का जब डेथ हुआ तो उनका जो भी प्रॉपर्टी था वो मिस्टर ए को ट्रांसफर हुआ। ये जो ट्रांसफर हुआ है ना शेयर्स का ट्रांसमिशन के कोर्स में, जो ए के पापा है वो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी नहीं माने जाएंगे। उसके पहला अगर कोई आदमी है जो 1 साल के अंदर ट्रांसफर किया, हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, बट ए के पापा लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी नहीं माना जाएंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन के केस में हम लोग बोलते हैं कि जो आदमी शेयर्स ले रहा है वो उसी के फुटस्टेप्स में आ रहा है जिसने शेयर ट्रांसफर किया है। मतलब एक्चुअल में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ शेयर, सिर्फ नाम पलटाई हुआ है, पापा के नाम से बेटे के नाम पे आ गया। तो अगर शेयर ट्रांसफर हुआ है ऑपरेशन ऑफ लॉ या डेथ के कारण, तो फिर उस मेंबर को जिसने शेयर ट्रांसफर किया है उसको हम लोग लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी नहीं मानेंगे, उसको छोड़ के दूसरे के साथ हम लोग काम करें। तो अगर शेयर ट्रांसफर हो रहा है डेथ के कोर्स में, इन दैट केस द ट्रांसफरर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी। आपको ना जब सम आएगा, सम कैसे आएगा आप जानते हो, एक ही टाइप का सम आता है। आपको नाम दे देता है, पास्ट मेंबर प्रेजेंट मेंबर्स बोल देता है नहीं पैसा दे रहा है, पास्ट मेंबर का डिटेल दे देता है, डेट दे देता है, कितना शेयर्स है वो दे देता है, और लायबिलिटी का क्यूमुलेटिव वैल्यू दे देता है। सबसे पहले आप चेक कर लेना, अगर किसी आदमी ने 1 साल से पुराना ट्रांसफर कर रखा है, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल 2 महीना पहले, उनको इग्नोर करना है, वो लिस्ट बी में नहीं आएगा। फिर चेक कर लेना, अगर किसी ने डेथ के कोर्स में शेयर ट्रांसफर किया है वो भी लिस्ट बी में नहीं आएगा। अब उसको छोड़ के जो बचे हैं वो लिस्ट बी में आएंगे। लिस्ट बी में जब आप लिखोगे, ध्यान रखना जो लायबिलिटी दी हुई है वो लायबिलिटी कोई अकेला बियर नहीं करेगा। अगर उस पर्टिकुलर डे पे और भी लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज है, सब लोग उस लायबिलिटी को बियर करेंगे। फाइनली मैक्सिमम वो कितना बियर करेगा? मैक्सिमम बियर करेगा। मैक्सिमम बियर करेगा जो उसका क्रेडिटर के लिए उसको कंट्रीब्यूट करना है, प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन फॉर क्रेडिटर्स, और अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स विच एवर is lower, the amount payable to creditors or the amount unpaid on shares whichever is lower। इससे ज्यादा 1 रुपया भी लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी नहीं देगा कंपनी। तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। एग्जाम में 5 मार्क तक का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछ सकता है। कुछ टफ नहीं है, आप जानते हो स्टीरियोटाइप क्वेश्चन होते हैं। अभी बैठ के कोई भी 2 सम बना लो, आपका ये टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख के फटाफट रिवाइज करो। चलो, हमने कंप्लीट कर दिया लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को हमेशा दुखी रखता है, नॉट बिकॉज इट इज टफ बट बिकॉज इट इज लेंदी एंड फॉर्मेट बेस्ड। मैं इस टॉपिक में आपको एक ही सजेशन दूंगा, अभी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। रिवाइज कराने के साथ साथ मेरे बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन आप अभी का अभी फॉर्मेट देखकर बनाओ। हाथ से बनाना है, खाली कॉपी देख के काम नहीं होगा। आप देखो, आपको फॉर्मेट एक बार बेसिक याद हो जाएगा। और मैंने आपको बोला भी था, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अगर याद है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि इसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से लिक्विडेटर अपना फाइनल स्टेटमेंट बनाना शुरू करता है। लिक्विडेटर को पता चलता है क्या क्या एसेट और क्या क्या लायबिलिटी पे ऑफ करना है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टॉपिक है, अभी मेरे साथ रिवाइज करते करते आप 1 से 2 क्वेश्चन अभी लिख के मेरी को बुक से बना लेना। और एग्जाम से पहले भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इस टॉपिक को खाली पढ़ के जाने से नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट देकर हाथ से बनाना है, ताकि ऑन अ बैड डे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली आता नहीं है, आ जाए ये क्वेश्चन आएगा तो 10 से 15 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। आ गया अगर ये क्वेश्चन तो आप कर पाओ, आपको छोड़ने का स्कोप ना रहे। एंड ट्रस्ट मी, कोई ज्ञान नहीं है इस टॉपिक में, कुछ नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि कौन सा चीज को कहां पर प्लेस करना है। अगर आपको ये याद है तो ये टॉपिक बहुत 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 सिंपल है। एक बार बेसिक आपको बता देता हूं। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, नॉर्मली वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप में जाती है, तो कंपनी को एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, जिस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कंपनी क्या बताती है कि उसके पास कितना एसेट्स है और उन एसेट्स का एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या है,
और कंपनी को उन एसेट के रियलाइजेशन से किन किन लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप जानते हो बैलेंस शीट का एक दूसरा नाम है, तो ये भी एक टाइप का बैलेंस शीट है, बस बैलेंस शीट के फॉर्मेट से नहीं बनता, बुक वैल्यू पर नहीं बनता। यहां पर कंपनी एक्चुअली बताती है कंसर्न अथॉरिटी को कि कंपनी जो वाइंडिंग अप में जा रही है, ये कंपनी का आज के दिन फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स है, उन पर क्या क्या कंपनी रियलाइज कर सकता है और किस तरीके से लाइबिलिटी को चुका पाएगा। अगर एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो देयर विल बी अ डेफिसिट। अगर एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, चुकाने के बाद बचेगा सरप्लस। चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, ये सारे लॉसेस शेयर होल्डर्स को भुगतने पड़ेंगे। और अगर शेयर होल्डर की कैपिटल से भी ज्यादा ये लॉसेस है, तो फिर ये लॉसेस लाइबिलिटी वाले को भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अगर शेयर फुल्ली पेड हो गया उसके बाद शेयर होल्डर 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। तो इस स्टेटमेंट में कंपनी कंसर्न अथॉरिटी को यही बता रहा है कि एज ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है और उनसे क्या क्या लाइबिलिटी पे ऑफ करना है। देयर आर टोटल 8 लिस्ट्स। ये पूरा एकदम एक फॉर्मेट में बनता है जहां पे 8 लिस्ट्स होती है, 8 लिस्ट। लिस्ट ए और लिस्ट बी एसेट से रिलेटेड लिस्ट है, लिस्ट ए और लिस्ट बी एसेट से रिलेटेड है। एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। वो एसेट्स का डिटेल जो कहीं प्लेज नहीं किया हुआ है, किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर के यहां गिरवी नहीं रखा हुआ है, वो एसेट के नाम और उनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग लाइन से लिखते जाएंगे, सिंपल एकदम। लिस्ट ए, लिस्ट ऑफ एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, एक एक करके कैश एंड बैंक बैलेंस आ सकता है, उसमें स्टॉक वगैरह आ सकते हैं, जिस एसेट पे कोई प्लेज वगैरह या कोई सिक्योरिटी कोई चार्ज नहीं है, वो सारे एसेट्स आ जाएंगे। लिस्ट बी होता है एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एंड क्रेडिटर्स फुल्ली और पार्टली सिक्योर्ड। जो एसेट आपने गिरवी रख रखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर में अंडर फिक्स चार्ज, उनकी डिटेल आपको देनी पड़ती है। जब भी आप एसेट स्पेसिफिकली प्लेज का डिटेल दोगे, ध्यान देना आपको क्या क्या डिटेल देना है, कौन सा एसेट है, उसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, उससे हम लोग को सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे करना है, और सरप्लस है या डेफिसिट। अगर सरप्लस है, मान लो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 10 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है 8 लाख, तो 2 लाख का सरप्लस है जो फाइनली हम लोग लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में यूज करेंगे। अगर डेफिसिट है, मान लो 10 लाख का एसेट से रियलाइजेशन है, 12 लाख का क्रेडिटर है, ये 2 लाख का क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, अनसिक्योर्ड में जाके ऐड हो जाएगा। तो हम लोगों को सरप्लस अगर होगा तो फाइनल कॉलम में ले जाके लाइबिलिटीज के लिए यूज कर लेंगे, डेफिसिट अगर होगा तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चला जाएगा। और ये टोटल एसेट्स का डिटेल देने के बाद आप एक समरी बनाते हो ग्रॉस एसेट रियलाइज्ड का, टोटली आपने कितना एसेट का आप रियलाइजेशन कर पाओगे। और वहां पे 2 चीज, पहले एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, टोटल डिटेल आके कितना हम लोग रियलाइज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एसेट से रिलेटेड है। यहां पे हम लोग 3 चीज देंगे, लिस्ट ए asset not specifically pledged, list B asset specifically pledged and details of secured creditor, और तीसरा हम लोग देंगे gross assets realized। ये एक छोटा सा वर्किंग होगा ग्रॉस एसेट रियलाइज्ड उन्हीं के साथ। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग क्या बताते हैं, बताए इन एसेट से कौन कौन सी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। और लाइबिलिटीज का आपको याद है, मैंने एक ऑर्डर सिखाया था आपको, ऑर्डर याद करवाता हूं, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ जाएगा, प्रेफरेंशियल के बाद डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। वो लिस्ट आपको याद है, अब ध्यान से देखना। लिस्ट सी लाइबिलिटी का पहला पार्ट, लाइबिलिटी के पहले पार्ट में हम लोग करते क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का खाली नाम लिख देते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना वैल्यू है उनका, कितना ऑलरेडी पे हो चुका है फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, और कितना टोटल है जो हमको पे करना था। मान लो 12 लाख का टोटल लाइबिलिटी है, 10 लाख पे हो जाएगा फ्रॉम रियलाइजेशन फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट, तो 2 लाख अभी भी पे ऑफ होना बाकी है, जो कहां चला जाएगा, अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। तो कितना टोटल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो हम लोग दिखाएंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी। फिर आएगा लिस्ट सी, लिस्ट सी में आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जानते ही हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गवर्नमेंट का टैक्स, सेस फी, फिर एम्प्लॉइज का पैसा जो भी बाकी है वो सारा। लिस्ट डी में आ जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है, विच आर सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज। लिस्ट ई में आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कुछ नहीं रहे, आप खाली लिखते जाओगे। लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन है, कितना अमाउंट है। लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर कौन कौन है, कितना अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना अमाउंट बाकी है, ये सारा आपको लाइन से लिखते जाना है। और आपको चेक करना है जो आपके पास एसेट से रियलाइजेशन के बाद पैसा बचा है सिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के बाद, क्या वो पैसा सफिशिएंट है कि नहीं। मान लो टोटल आने के बाद 1 करोड़ आया,
लिस्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी में था 10 लाख, कितना बचा 90 लाख। फिर डिबेंचर होल्डर था 50 लाख, कितना बचा 40 लाख। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था 10 लाख, कितना बचा 30 लाख। ये जो 30 लाख बच गया ये हो गया सरप्लस एज रिगार्ड्स दी क्रेडिटर्स, मतलब ये वो पैसा है जो इतना अगर कम भी आए 30 लाख रुपया तो भी हमारा क्रेडिटर ऑलमोस्ट पे ऑफ हो जाएगा। तो ये सरप्लस बचा हुआ है एज रिगार्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या क्रेडिटर्स को डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी के पास एडिक्वेट एसेट्स है जिनसे उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग लाएंगे किसको बताओ, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिस्ट एफ, लिस्ट जी आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये जो लाइबिलिटी का लिस्ट है ये तो ऑलरेडी आपने कहां पढ़ रखा है बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। सर यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं आएगा, अभी तो कंपनी दे रहा है, इसके बाद लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होगा। तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा दिस इज सब्जेक्ट टू लिक्विडेशन एक्सपेंस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन अमाउंट इफ एनी टू बी कॉल्ड फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर से जो पैसा मंगाना है वो अलग बात है, उसको अलग ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग ये चेक कर रहे हैं एसेट को रियलाइज करके लाइबिलिटी को टू दी एक्सटेंट कितना पे ऑफ किया जा सकता है। अब मान लो हमारे पास बचा था 30 लाख, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले गया, कितना बचा 20 लाख। तो ये अमाउंट सरप्लस एज रिगार्ड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लास्ट में बता मान लो इक्विटी शेयर होल्डर है 15 लाख का, तो और कितना एक्स्ट्रा बचा 5 लाख, तो ये सरप्लस एज रिगार्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरीके से आपको हर स्टेज पे सरप्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जिस लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो क्या उसके बाद आपके पास कुछ पैसा बचा है। अगर 5 लाख तक का भी नुकसान हो गया, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वगैरह देना पड़ा, तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को अपना कैपिटल का पूरा पैसा मिल जाए। तो ये 8 लिस्ट आपको 7 लिस्ट याद रखनी है, 2 एसेट का 5 लाइबिलिटी का। फिर लास्ट लिस्ट डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट। आपने ये जो एसेट से लाइबिलिटीज को पे ऑफ एक एक करके आप देखते गए, पैसा है या नहीं, पैसा है या नहीं, पैसा है या नहीं। लास्ट में जाके जो 5 लाख रुपए का सरप्लस बचा, 5 लाख का मेरे एग्जाम्पल में सरप्लस बचा, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कंपनी को कि ये 5 लाख जो सरप्लस बचा ये आपने आया कहां से। नॉर्मली कंपनी के पास सरप्लस कब आएगा, जब उसके पास कुछ रिजर्व्स पड़े हुए हो, ये सरप्लस है, कंपनी का प्रॉफिट है जो कंपनी ने सालों साल कमाया है। दूसरा, अगर एसेट्स वगैरह अपवर्ड वैल्यू पे सेल हो पा रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 10 लाख है, सेल हो पा रहा है 12 लाख में, तो ये कंपनी के लिए सरप्लस जनरेट कर रहा है। कोई लाइबिलिटी कम वैल्यू पे हम लोग सेटल कर पा रहे हैं तो ये सरप्लस जनरेट कर रहा है। डेफिशिएंसी कब आएगा, पुराने हमारे लॉसेस किए हुए हैं, पुराना पाप किया हुआ है, लाइबिलिटीज को हायर वैल्यू पे ऑफ करना पड़ रहा है, एसेट्स हमारा कम रियलाइज करके ला रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये जो फाइनली 5 लाख का सरप्लस बचा, ये 5 लाख का सरप्लस कंपनी में आया कैसे। तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट फिर हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनता है। सबसे पहले आएगा डेफिसिट और सरप्लस फ्रॉम बैलेंस शीट, एज पर बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट वाइंडिंग अप के टाइम है उसमें रिजर्व्स और सरप्लस दिया हुआ रहेगा। अगर रिजर्व सरप्लस पॉजिटिव है तो ये सरप्लस है कंपनी के पास, जो कंपनी फाइनली शेयर होल्डर को ही देती है। अगर वो नेगेटिव है तो वो डेफिसिट है कंपनी के पास, जिसका लॉस शेयर होल्डर को भुगतना पड़ेगा। फिर हम लोग लिखते हैं आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब जिनके कारण नुकसान हो रहा है, एसेट का कम वैल्यू पे रियलाइज होना, लाइबिलिटी को ज्यादा पे ऑफ करना, वो सारा नुकसान हम लोग को यहां लिखना है। कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी दी जिसको पे ऑफ करना पड़ रहा है, ये भी नुकसान है। आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, ऐसे आइटम जिससे डेफिशिएंसी कम हो रही है, एसेट ज्यादा वैल्यू पे रियलाइज हुआ, लाइबिलिटी को कम पे करना पड़ा, तो जहां आपका प्रॉफिट्स हो रहा है वो हो गया आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, जहां आपका लॉसेस हो रहा है वो हो गया आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। तो ये आपको करके फाइनली निकालना पड़ेगा कि कितना रुपया सरप्लस या डेफिशिएंसी है एज रिगार्ड्स द इक्विटी शेयर होल्डर। और ये डेफिशिएंसी किस तरीके से आया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो अकाउंट या जो स्टेटमेंट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। सर इसको सरप्लस अकाउंट भी बोल सकते हैं अगर सरप्लस है, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली वाइंडिंग अप उन कंपनीज का होता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आपको ज्यादातर डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। हाँ ऐसा नहीं है कंपनी में आपको रिजर्व नेगेटिव ही दिखे, कम हो सकता है रिजर्व थोड़ा बहुत कैपिटल रिजर्व वगैरह भी कुछ हो पॉजिटिव पड़ा हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। बट नॉर्मली कंपनी जब वाइंडिंग अप पे जा रही है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डगमगाई हुई है, तो वहां पे आपको नॉर्मली डेफिशिएंसी देखने मिलेगा। तो 3 स्टेज, एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट क्या रिजर्व्स का पोजीशन है, फिर क्या क्या आइटम है जो इस डेफिशिएंसी में रिजल्ट किया है, क्या क्या आइटम है जो इस डेफिशिएंसी को रिड्यूस किया है, और नेट डेफिशिएंसी कितना है, ये आप डेफिशिएंसी अकाउंट बना के निकालोगे। प्लीज 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 आपने ये चीज बेसिक समझा, मेरे बुक में जाओ, 1 से 2 क्वेश्चन आप अभी लिख के बना लो। मैं मानता हूं थोड़ा सा ये टॉपिक आपके लिए फॉर्मेट बेस्ड है, बट ये करना पड़ेगा, एग्जाम में आने से आपको ये छोड़ के नहीं आना है। दीज आर इजी टॉपिक्स, फुल में फुल दिलाएगा क्योंकि कोई कॉन्सेप्चुअल ज्ञान नहीं है यहाँ पे। डन है बात। लास्ट
ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स 5 मार्क का छोटा सा शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, या एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो पूछ सकता है, जहां पे लोन और जो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स है उनका क्या प्रोपोर्शनेट पेमेंट हो रहा है, तो आप वो एक क्वेश्चन 5 मार्क का पूछ सकता है। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स किसको बोलते हैं? द वर्ड ओवरराइडिंग मीन्स समथिंग विच ओवरराइड्स एनी अदर थिंग। ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब सब कुछ को साइड रखो, पहले इसको देखना है। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स वो लाइबिलिटीज है कंपनी की जिनको कंपनी को पे ऑफ करना है इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स। ऑल अदर डेट्स में इंक्लूडेड है सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स ऑफ द कंपनी। ऐसे प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को या ऐसी लाइबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्कमैन ड्यूज। यहाँ पे इंप्लॉइज के ड्यूज नहीं बोल रहा हूं, वर्कमैन ड्यूज। वर्कमैन कौन होते हैं? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से वर्कमैन माने गए। नॉर्मली मैं आपको बोल दूं, जो प्रोडक्शन लेबर्स होते हैं ना, प्रोडक्शन फैक्ट्री वाले लेबर्स, चाहे वो पीस रेट वर्कर हो, चाहे वो मंथली सिस्टम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड, ये जो वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर वाइंडिंग अप के समय इनका कोई पैसा बाकी है तो वो वर्कमैन ड्यूज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट की कैटेगरी में आता है, और इनका पैसा सबसे पहले चुकाना है, क्योंकि ये लोग को पैसे की सख्त जरूरत है। ये अपना पूरा जीवन यापन उसी पैसे पर करते हैं जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके कंपनी से कमाया है, तो इनका अगर कोई ड्यूज बाकी है सबसे पहले आपको सल्टाना पड़ेगा। अब तरीका क्या है तुमको मैं बेसिक समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। कंपनी एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज कर रहा है। एसेट दो टाइप का, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड और दूसरा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ठीक है, हमने अभी तक सीखा स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, अगर कोई पैसा आता है तो पहले किसको दे दो? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। और यहां से जो पैसा आ रहा है आप वो लाइबिलिटी को ऑर्डर में पेमेंट करना चालू करो। अब देखो फाइनल तरीका, एक्चुअल तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग एसेट को बेचते हैं, पैसा आता है, हम लोग वर्कर्स को लाइन में लगाएंगे। यहां से जो पैसा आएगा, यहां से ये सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज के लिए पे ऑफ होगा, और किसी को पे ऑफ नहीं होगा, सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज होगा, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, वो सब आएंगे। पहले किसका पेमेंट होगा? वर्कमैन। सर लिक्विडेशन एक्सपेंस वो सेट असाइड करके रखना, नहीं तो लिक्विडेटर काम कैसे करेगा? वर्कमैन ड्यूज दूसरे लाइबिलिटी से पहले पे ऑफ किया जाएगा, उन एसेट का जो एसेट का कोई स्पेसिफिकल प्लेज नहीं है। सर जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है उसमें लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेटर क्या करता है? प्रोपोर्शनेटली ये पैसा दो जन को बांटेगा, वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये प्रोपोर्शनेट किस रेशियो में होगा? रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर का 1 करोड़ बाकी है, वर्कमैन ड्यूज 25 लाख बाकी है, हमने पहले सिक्योर्ड एसेट से रियलाइज किया पैसा। सिक्योर्ड एसेट से सर कितना पैसा रियलाइज किया? मैंने कितना बोला? सिक्योर्ड क्रेडिटर 1 करोड़, वर्कमैन ड्यूज 25 लाख। मान लो मैंने रियलाइज किया 50 लाख रुपया किस एसेट से? सिक्योर्ड स्पेसिफिकली प्लेज्ड एसेट से। ये 50 लाख जो रुपया आया है ना, ये सिर्फ इसको नहीं जाएगा, ये अब इन दोनों को जाएगा। किस रेशियो में? 4:1। ये रेशियो देखो, 100 लाख और 50 लाख, ये 25 करोड़ नहीं है, सॉरी ये 25 लाख बोल रहा था मैं। 100 लाख और 25 लाख मतलब 4:1, ये 50 लाख 4:1, इसको 40 लाख मिलेगा, इसको 10 लाख मिलेगा। बात खत्म। मान लो पहला एसेट यही रियलाइज हुआ, फिर रियलाइज हुआ एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। सर कितना रियलाइज हुआ? मान लो 80 लाख रुपया रियलाइज हुआ। अब ये 80 लाख रुपया जो रियलाइज हुआ, इसका तरीका समझो। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट की बात कर रहा हूं। इनको 10 लाख पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी, 10 लाख। इनका कितना बाकी? 15 लाख। 15 लाख एक पेमेंट करना है। दूसरा, इनको देने के कारण, वर्कमैन ड्यूज को पेमेंट करने के कारण, ये 10 लाख देने के कारण ये 10 लाख इसका शॉर्ट पड़ गया। सिक्योर्ड एसेट पर पूरा हक किसका था? सिक्योर्ड क्रेडिटर का। बट क्योंकि हमने प्रोपोर्शनेटली वर्कमैन को भी कुछ पेमेंट किया है, उसका उस पोर्शन से डेफिशिएंसी रह गया कितने का? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपया इसको भी पेमेंट करना है। पहले ये 25 लाख रुपया सल्टाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स।
मैंने क्या लिखा, वर्कमैन ड्यूज एंड अमाउंट ऑफ वर्कमैन पोर्शन इन सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर की सिक्योरिटी से वर्कमैन को कुछ पे किया गया है वो भी अब ओवरराइडिंग माना जाएगा, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेगा यार मैं मानता हूं मेरा 1 करोड़ का लाइबिलिटी है, मेरे एसेट से 50 लाख हुआ, मेरे को पूरा 50 लाख दो। कंपनी का लिक्विडेटर बोले 50 लाख नहीं दे पाएंगे, ये जो वर्कर्स है ना ये बहुत 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 नीड है इन फंड्स के, इनको पैसा चाहिए, तो ये पैसा आपको प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेगा फिर मेरा क्या 60 लाख अनसिक्योर्ड, बोला नहीं 60 लाख अनसिक्योर्ड नहीं है, 10 लाख जो मैंने इनको बांटा है मैं ये इंश्योर करूंगा कि जैसे ही दूसरे एसेट से पैसा आए 10 लाख पहले तुमको दे। हाँ, वो जो 50 लाख बचा है अनसिक्योर्ड वो अनसिक्योर्ड माना जाएगा, उसमें अभी तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट क्या बोलता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर के एसेट से जो पैसा आ रहा है वो दोनों को प्रोपोर्शनेटली बांटो। जो नॉट स्पेसिफिकली प्लस से पैसा आ रहा है उससे वर्कमैन ड्यू बचा कुचा पूरा पेमेंट करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का उतना पेमेंट करना है जितना वर्कमैन को करना पड़ गया आउट ऑफ ए सिक्योरिटी, और उसके बाद जो 55 लाख आपके पास बचा है वो 55 लाख आप आराम से, जैसे हमने सीखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, आप पेमेंट करते जाओ। पहले बताइए क्या इस तरीके से आपको ये ज्ञान क्लियर है? आपको ये ज्ञान क्लियर है? सर मान लो पहले स्पेसिफिकली प्लेस्ड एसेट नहीं बिका, पहले नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड वाला बिका, तो उसमें तो सिक्योर्ड क्रेडिटर मांगने ही नहीं आएगा, उससे आप पहले वर्कमैन को पे ऑफ करते रहो। अगर वर्कमैन पूरा पे ऑफ हो गया और फिर सिक्योर्ड एसेट बेचे तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के बाद फिर दूसरे को देते शुरू कर। इस एसेट का पैसा स्पेसिफिकली इनको मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, बट अगर उस समय वर्कमैन का भी कुछ पैसा बाकी है तो प्रोपोर्शनेट बांटना है। तो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रोपोर्शनेट। एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, वर्कमैन ड्यू का बचा हुआ और सिक्योर्ड क्रेडिटर का वो पोर्शन जो वर्कमैन को दे दिए आउट ऑफ हिज सिक्योरिटी, उसका रियलाइजेशन सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए था बट आपने वर्कमैन को पेमेंट कर दिया तो वो प्रायोरिटी में पेमेंट करो। उसके बाद जो बचा है सिक्योर्ड क्रेडिटर का वो अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। दीज पेमेंट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट दे हैव टू बी पेड बिफोर एनी पेमेंट टू एनी अदर कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी। इसमें सबसे पहला आता है वर्कमैन का ड्यूज और दूसरा आता है अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर की सिक्योरिटी का कुछ पोर्शन वर्कमैन ड्यूज को पे ऑफ कर दिया गया है तो वो पोर्शन भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट माना जाएगा। बताइए डन है? तो इस पे शॉर्ट नोट आपको लिखने आ सकता है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आपको आ सकता है। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में नॉर्मली आज तक ये दिया नहीं है ना, इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई सम है, छोटे क्वेश्चन में आपको दे सकता है। डन? यहां मेरा लिक्विडेशन का रिवीजन खत्म होता है। जैसे रिवीजन के बाद मैंने आपको हमेशा आरटीपी मे 20 का क्वेश्चन कराया है, इस बार भी करवाना चाहता हूं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। करना क्या है हमको, asked to calculate total remuneration payable to liquidator। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, बड़ा ही सिंपल। आ जाओ। अल्फा लिमिटेड इज अंडर प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन एट 2% ऑफ एसेट रियलाइज्ड, 3% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 3% ऑफ पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। The assets were realized at 37,50,000 against which payment was made as follows। कुछ liquidation expense, कुछ secured creditor, कुछ preferential creditor। Amount due to unsecured creditor है 22,50,000। हमको बोल रहा है remuneration calculate करके दो। डन? अब देख एकदम सिंपल चल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। डन? आप चाहो तो मैं कैलकुलेटर आपके लिए यहां खोल सकता हूं, आ जाओ। डन? कैलकुलेटर दिख रहा है और ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले बोला जो एसेट रियलाइज होगा उसका कितना परसेंट, 2%। कंपनी के पास अभी बहुत पैसा है, 37,50,000 पैसा आया है, इससे तो पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ही जाएगा। 37,50,000 का 2%, 3750 इंटू 2%, 75,000। चलो 75,000 लिक्विडेटर को पहला रेम्यूनरेशन मिल गया। डन? अब मैं एक बात बोल रहा हूं, हिसाब करना मेरे साथ साथ शुरू करना। 3750 हमारे पास आया, 37,500 लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस, 75 लिक्विडेटर अपना पहला रेम्यूनरेशन सेट असाइड करेगा, पहला रेम्यूनरेशन, ठीक है।
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को कितना दे रहे हैं वो अभी पता नहीं है, वो तो पैसा बचेगा तो ही दे पाएंगे ना, तो अभी वेट करेंगे। रेम्यूनरेशन सेट असाइड कर लिया। फिर मेरे को सबसे पहले पेमेंट करना है सिक्योर्ड क्रेडिटर को, 15 लाख इसको पेमेंट कर दिया। अब देख मेरे पास कितना बचा, 21,37,500 बचा, 21,37,500 बचा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस 21,37,500 से क्या ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आराम से पे ऑफ हो जाएगा? सर बहुत पैसा है, 1 लाख तो पेमेंट करना है सर, आराम से पेमेंट हो जाएगा। तो अगर इसको 1,12,000 पूरा दे पाएंगे, माइनस कर रहा हूं, 1,12,500 पूरा दे पाएंगे, तो इस 1,12,500 पे 3% रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर लेगा। तो लिक्विडेटर का दूसरा रेम्यूनरेशन 1,12,500 पे 3%, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, 1,12,500 पे 3%, ये आ गया 3375। अपना कितना बचा था? 20,25,000 बचा था मेरे हिसाब से, माइनस 3375। अब कितना बचा? 20,21,625। या क्या क्या सलट गया? पैसा आया, उससे लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेटर का 2 रेम्यूनरेशन, एक एसेट वाला और एक ये वाला प्रेफरेंशियल वाला, क्योंकि अभी तक वहीं पहुंचे हैं हम लोग। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर को सल्टा दिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को सल्टा दिया। अभी भी मेरे पास 20,21,625 बचा है। किसी भी बच्चे को अगर कैलकुलेशन में डाउट है तो मैं वापस कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, वापस देख लो एक बार। 37,50,000 आया, 37,500 एक्सपेंसेस सेट असाइड किया, रेम्यूनरेशन पहले 75,000 सेट असाइड किया, एसेट से आते ही वो 75,000 सेट असाइड कर लेगा। फिर हमने पेमेंट किया सिक्योर्ड क्रेडिटर को 15 लाख, कितना बचा? 37,500 पेमेंट किया, 1,12,500 प्रेफरेंशियल को, और उसके ऊपर 3375 का रेम्यूनरेशन, कितना बचा? 20,21,625। अब इसके बाद पेमेंट करना है मेरे को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। मेरे पास पैसा है 20,21,625, 20,21,625, ठीक है। बट मेरे को क्रेडिटर को देना है 22,50। देख के ही बोलो सफिशिएंट कि अनसफिशिएंट? अनसफिशिएंट। अगर अनसफिशिएंट था तो तुमको क्या सिखाया था? सर ये इसका 3% आप नहीं दे सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा सर? 20,21,625 डिवाइडेड बाई 103, क्योंकि 100 रुपया अगर क्रेडिटर को देंगे तो 3 रुपया लिक्विडेटर मांगने आएगा। 103 इंटू 3, ये रेम्यूनरेशन सर आपको देना होगा लिक्विडेटर को। तो डिवाइडेड बाय 103 इंटू 3, ये आ गया 58882। ये हो गया मेरे लिक्विडेटर का। तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरे लिक्विडेटर का टोटल रेम्यूनरेशन। तो मैंने सीखा जब पैसा इनसफिशिएंट हो, हमने क्या बोला? 100 रुपया क्रेडिटर को दोगे, 3 रुपया लिक्विडेटर को देना, टोटल 103 देना है। अब ये 103 के लिए आपके पास है 20,21,625, जिसमें 3 किसका है? लिक्विडेटर का है, तो उसका वैल्यू क्या आ गया? 58,882। अब टोटल रेम्यूनरेशन कितना हो गया? 75,000 प्लस 3375 प्लस 58,882, ये हो गया आपका 137,257। सर एग्जाम में क्या ऐसे दिखाने से हो जाएगा? आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पर्टिकुलर अमाउंट। पहला वाला डायरेक्टली 3750 का 2%, दूसरा वाला भी डायरेक्टली, तीसरा वाला ये निकालने के लिए तुमको एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 3750 माइनस करते जाओ सब कुछ, बचेगा 20,21,625। फिर आप ये वाला दिखा सकते हो बाई 103 इंटू, तो एक आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मैं एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर आपको शो कर देता हूं, आओ देखो इंस्टीट्यूट का आंसर शो कर देता हूं। क्वेश्चन कहाँ गया लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन? इन्होंने भी देखो क्या किया, 2%, 3%, फिर इसके लिए रेफर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए पहले हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए कितना बाकी है, अब इंस्टीट्यूट ने ऐसे माइनस माइनस करके दिखाया। आप थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट इतना, लेस लिक्विडेशन एक्सपेंस, लेस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 75,000, ये स्टेज 1 का।
लेस पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, लेस पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लेस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, दूसरा स्टेज वाला 3375, फिर बचेगा 2021625। सर 5 मार्क के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा रे, 5 में 5 मिल जाएगा तो खुशी भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट अवेलेबल है फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सेम क्वेश्चन क्लास में हम डन। दिस कंप्लीट्स माय रिवीजन फॉर लिक्विडेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।